रचना और नीरज बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। उनका प्यार शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि प्लेटोनिक था, जिसमें इसे नादानी और कम उम्र के प्यार का नतीजा कहना रचना और नीरज के साथ ज्यादती ही कहा जाएगा। दरअसल यह दुखद हादसा सच्चे और निश्चल प्यार का उदाहरण है। जरूरत इस प्यार को समझने और समझाने की है, जिससे फिर कभी प्यार करने वालों की लाशें किसी पेड़ से लटकती हुई न मिले। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से महज 8 किलोमीटर दूर एक गांव है बमीठा, जहां अधिकांशतः पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। खजुराहो आने वाले पर्यटकों का बमीठा में देखा जाना आम बात है। इनमें से भी अधिकतर विदेशी ही होते हैं। बमीठा से सटा गांव बाहरपुरा भी पर्यटकों की चहल पहल से अछूता नहीं रहता, लेकिन इस गांव में लोगों पर विदेशियों की आवाजाही का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे इसके आदी हो गए हैं। भैरव पटेल बाहरपुर के नामी इज्जतदार और खाते पीते किसान हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 18 वर्षीय बेटी रचना की शादी नजदीक के गांव हीरापुर में अपनी बराबरी की हैसियत वाले परिवार में तय कर दी थी। शादी 11 फरवरी को होनी तय हुई थी, इसलिए भैरव पटेल शादी की तारीख तय होने के बाद से ही व्यस्त थे। गांव में लड़की की शादी अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। शादी के हफ्ते भर पहले से ही रस्मों रिवाजों का जो सिलसिला शुरू होता है, वह शादी के हफ्ते भर बाद तक चलता है। ऐसी ही एक रस्म आती है छई माटी, जिसमें महिलाएं खेत की मिट्टी खोद कर लाती हैं। बुंदेलखंड इलाके में इस दिन महिलाएं गीत गाती हुई खेत पर जाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। यह रस्म रचना की शादी के 4 दिन पहले यानी 7 फरवरी को हुई थी। हालांकि फरवरी का महीना लग चुका था, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। भैरव पटेल उत्साहपूर्वक आसपास के गांवों में जाकर बेटी की शादी के कार्ड बांट रहे थे। कड़कड़ाती सर्दी में वे मोटरसाइकिल लेकर अलसुबह निकलते थे तो देर रात तक वापस आते थे। 7 फरवरी को भी वे कार्ड बांटकर बाहरपुर की तरफ वापस लौट रहे थे कि तभी उनकी पत्नी का फोन आ गया। मोटरसाइकिल किनारे खड़ी कर उन्होंने पत्नी से बात की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पत्नी ने घबराहट में बताया कि जब वह छई माटी की रस्म पूरी करके घर आई तो रचना घर में नहीं मिली। वह सारे गांव में बेटी को ढूंढ चुकी है। पत्नी की बात सुनकर उन्होंने बेसब्री से पूछा, और नीरज? वह भी घर पर नहीं है। पत्नी का यह जवाब सुनकर उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। जिसका डर था वही बात हो गई थी। 20 वर्षीय नीरज उन्हीं के गांव का लड़का था। उसके पिता सेवापाल से उनके पीढ़ियों के संबंध थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये संबंध दरकने लगे थे, जिसकी अपनी वजह भी थी। इस वजह पर गौर करते भैरव पटेल ने फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ चल पड़े। रचना और नीरज का एक साथ गायब होना उनके लिए चिंता और तनाव की बात थी। 4 दिन बाद बारात आने वाली थी। आसपास के गांवों की रिश्तेदारी और समाज में बेटी की शादी का ढिंढोरा पिट चुका था। यह सवाल रह कर उनके दिमाग को मथ रहा था कि कहीं रचना नीरज के साथ तो नहीं भाग गई। अगर ऐसा हुआ तो वे और उनकी इज्जत दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, यह सोचते ही शरीर से छूटते पसीने ने कड़ाके के जाड़े का भी लिहाज नहीं किया। गांव पहुंचे तो यह मनहूस खबर आम हो चुकी थी कि आखिरकार रचना और नीरज भाग ही गए। काफी ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। घर आकर उन्होंने नजदीकी लोगों से सलाह-मशविरा किया और रात 10 बजे के लगभग चंद्रपुर पुलिस चौकी जाकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। उन्होंने नीरज पर रचना के अपहरण का शक भी जताया। थाना इंचार्ज डी. शाक्य ने सूचना दर्ज की और कार्रवाई में जुट गए। बुंदेलखंड इलाके में नाक सबसे बड़ी चीज होती है। एक जवान लड़की, जिसकी शादी 4 दिन बाद होनी हो,
अगर दुल्हन बनने से पहले गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग जाएं और यह बात सभी को मालूम हो तो लट्ठफर से और गोलियां चलते भी देर नहीं लगती। इसलिए पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाई और रचना और नीरज की ढूंढाई शुरू कर दी। डीडी शाक्य ने तुरंत इस बात की खबर बमीठा थाने के इंचार्ज जसवंत सिंह राजपूत को दी। वह भी बिना वक्त गंवाए चंद्रपुर चौकी पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने अपनी संक्षिप्त मीटिंग में तय किया कि दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे, इसलिए तुरंत छतरपुर बस स्टैंड और खजुराहो रेलवे स्टेशन की तरफ टीमें दौड़ा दी गईं। रचना और नीरज कहीं भी जाते, उन्हें जाना इन्हीं दोनों रास्तों से पड़ता। पुलिस ने खजुराहो रेलवे स्टेशन और छतरपुर बस स्टैंड सहित आसपास के गांवों में खाक छानी, लेकिन रचना और नीरज को नहीं मिलना था, सो वे नहीं मिले। आधी रात हो चली थी, इसलिए अब सुबह देखेंगे सोचकर बात टाल दी गई। इधर बाहरपुर में भी मीटिंगों के दौर चलते रहे, जिनमें नीरज और रचना के परिवारजनों को बच्चों के भागने से ज्यादा चिंता अपनी इज्जत की थी, खास तौर से भैरव सिंह को, क्योंकि वे लड़की वाले थे। ऐसे मामलों में छीछालेदर लड़की वाले की ही ज्यादा होती है। बस एक बार रचना मिल जाए तो सब संभाल लूंगा जैसी हजार बातें सोचते भैरव सिंह बार बार कसमसा उठते थे। अंत में उन्होंने भी हालात के आगे हथियार डाल दिए कि अब सुबह देखेंगे कि क्या करना है। सुबह सूरज उगने से पहले ही नीरज की मां रोज की तरह उठकर मवेशियों को चारा डालने गांव के बाहर अपने खेतों की तरफ गईं, तो आम के पेड़ को देख चौंक गईं। रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी, इसलिए वे एकदम से समझ नहीं पाईं कि पेड़ पर यह क्या लटक रहा है। जिज्ञासावश वह पेड़ के नजदीक पहुंची तो ऊपर का नजारा देख उनकी चीख निकल गई। पेड़ पर रचना और नीरज की लाशें झूल रही थी। वह चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागी। देखते ही देखते बाहरपुर में हाहाकार मच गया। अलसाए लोग खेत की तरफ दौड़ने लगे। कुछ डर और कुछ हैरानी से सकते में आए लोग अपने ही गांव के बच्चों की एक और प्रेम कहानी का यह अंजाम देख रहे थे। भीड़ में से ही किसी ने मोबाइल फोन पर पुलिस चौकी में खबर कर दी। पुलिस आती, इसके पहले ही लव स्टोरी पूरी तरह लोगों की जुबान पर आ गई। इस छोटे से गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। गांव में एक ही मिडिल स्कूल है, इसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को चंद्रपुर जाना पड़ता है। नीरज की रचना से बचपन से ही दोस्ती थी। 8वीं के बाद उन्हें भी चंद्रपुर जाना पड़ा। सभी बच्चे एक साथ जाते थे और एक साथ वापस आते थे। सबसे समझदार और जिम्मेदार होने के चलते आने जाने का जिम्मा नीरज पर था। बच्चे खेलते कूदते मस्ताते आते जाते थे। यहीं से इन दोनों के दिलों में प्यार का बीज अंकुरित होना शुरू हुआ। दोनों जवानी की दहलीज पर पहला कदम रख रहे थे। बचपना जा रहा था और दोनों में शारीरिक बदलाव भी आ रहे थे। साथ आते जाते रचना और नीरज में नजदीकियां बढ़ने लगी और कब दोनों को प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। हालत यह हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह पाते थे। यह प्यार प्लेटोनिक था, जिसमें शारीरिक आकर्षण कम, एक रोमांटिक अनुभूति ज्यादा थी। बाहरपुर से लेकर चंद्रपुर तक दोनों तरह तरह की बातें करते जाते थे तो रास्ता छोटा लगता था। रचना को लगता था कि यूं ही नीरज के साथ चलती रहे और रास्ता कभी खत्म ही न हो। यही हालत नीरज की भी थी। उसका मन होता कि रचना की बातें सुनता रहे, उसके खूबसूरत सांवले चेहरे को निहारता रहे और उसे निहारता देख रचना शर्म से सर झुकाए तो वह बात बदल दे। दुनियादारी, समाज, धर्म और जाति की बंदिशों और उसूलों से परे यह प्रेमी जोड़ा अपनी एक अलग दुनिया बसा बैठा था। अब दोनों आने वाली जिंदगी के सपने बुनने लगे थे। ख्वाबों में एक दूसरे को देखने लगे थे। अब तक घर और गांव वाले इन्हें बच्चा ही समझ रहे थे। इधर इन बच्चों की हालत यह थी कि दिन में कई दफा एक दूसरे को आई लव यू बोले बगैर इनका खाना नहीं पचता था।
दोनों एक दूसरे की पसंद का खास ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि टिफिन में खाना भी एक दूसरे की पसंद का ले जाते थे और साथ बैठकर खाते थे। प्यार का यह रूप कोई देखता तो निहाल हो उठता, लेकिन सच्चे और आदर्श वाले प्यार को नजर जल्द लगती है, यह बात भी 100% सच है। रचना तो नीरज के प्यार में ऐसी खोई कि कॉपी किताबों में भी उसे प्रेमी का चेहरा नजर आता था। नतीजतन 9वीं क्लास में वह फेल हो गई। इस पर घर वालों ने स्कूल से उसका नाम कटा दिया, लेकिन उसके दिलोदिमाग में नीरज का नाम कुछ इस तरह लिखा था कि दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। स्कूल जाना बंद हुआ तो वह बिना नीरज के और बिना उसके नीरज छटपटाने लगा। दिन भर घर में पड़ी रचना मन ही मन नीरज के नाम की माला जपती रहती थी और नीरज दिन भर उसकी याद में खोया रहता था। सुबह जैसे ही स्कूल जाने का वक्त होता था तो रचना हिरनी की तरह कुलांचे मारते सड़क पर आ जाती थी। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर शाम का इंतजार करते रहते। जैसे ही आने का वक्त होता था तो रचना गांव के छोर पर पहुंच जाती। दोनों का दिल से अख्तियार हटने लगा था। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही नीरज बच्चों के साथ वापस आता तो दोनों खेतों में गुम हो जाते थे और सूरज ढलने तक अकेले में बैठे एक दूसरे की बाहों में समाये दुनियाजहान की बातें करते रहते। बात छिपने वाली नहीं थी। साथ के बच्चों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो बात उनसे होकर बड़ों तक पहुंची। भैरव सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने वही गलती की जो आमतौर पर ऐसी हालत में एक पिता करता है। गलती यह कि रचना पर न केवल बंदिशें लगाईं, बल्कि आनन फानन में उसकी शादी भी तय कर दी। उनका इरादा जल्दी से जल्दी बेटी को विदा कर देना था, ताकि कोई ऐसा हादसा न हो जिसकी वजह से उनकी मूंछें झुक जाएं। यह रचना और नीरज के लिए परेशानियों भरा दौर था। दोनों के घर वालों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि उनकी शादी नहीं हो सकती, लिहाजा दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। शादी तय हुई और तैयारियां भी शुरू हो गई तो दोनों हताश हो उठे। दोनों जवानी में पहला पांव रखते ही साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन घर वालों से डरते और उनका लिहाज करते थे। इसी समय उन्हें समाज की ताकत और अपनी बेपसी का एहसास हुआ। यह भी वे सोचा करते थे कि आखिर उनकी शादी पर घर वालों को ऐतराज क्यों है। प्रेम प्रसंग आम हो चुका था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम हो गया था। शादी की रस्में शुरू हुईं तो रचना को लगा कि वह बगैर नीरज के नहीं रह पाएगी। फिर भी वह खामोशी से वह सब करती जा रही थी जो घर वाले चाहते थे। रचना अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से कोई रास्ता नीरज की तरफ नहीं जाता था। घर वालों के खिलाफ भी वह नहीं जा पा रही थी और नीरज को भी नहीं भूल पा रही थी। उसे लगने लगा था कि वह बेवफा है। ऐसे में जब मंगेतर देवेंद्र का फोन आया तो वह और भी घबरा उठी, क्योंकि इन सब बातों से अनजान देवेंद्र भी प्यार जताते हुए यह कहता रहता था कि हम दोनों अपनी सुहागरात 11 फरवरी को नहीं बल्कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर मनाएंगे। नीरज के अलावा कोई और शरीर को छुए, यह सोचकर ही रचना की रूह कांप उठती थी। लिहाजा उसने जी कड़ा कर एक सख्त फैसला ले लिया और नीरज को भी बता दिया। जिंदगी से हताश हो चले नीरज को भी लगा कि जब घर वाले साथ जीने का मौका नहीं दे रहे तो न सही, रचना के साथ मरने का हक तो नहीं छीन सकते। 7 फरवरी की दोपहर जब मां दूसरी महिलाओं के साथ छई माटी की रस्म के लिए खेतों पर गई तो रचना घर से भाग निकली। नीरज उसका इंतजार कर ही रहा था। दोनों ने आत्महत्या करने से पहले पेड़ के नीचे सुहागरात मनाई और नीरज ने रचना की मांग में सिंदूर भी भरा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फंदे पर झूल गए। दोनों के शव जब पेड़ से उतारे गए तो गांव वाले गमगीन थे। जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की थी, वे बेवक्त मारे गए थे। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था।
पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिए गए और दोनों का एक ही श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। प्रेमियों का इस तरह एक साथ या अलग अलग खुदकुशी कर लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले से यह तो साफ हो गया कि सच्चा प्यार मर जाना पसंद करता है, जुदा होना नहीं। ऐसे प्रेमी जब परंपराएं, धर्म, जाति वगैरह की दीवारें तोड़ने में खुद को असमर्थ पाते हैं, तो उनके पास सिवाय आत्महत्या के कोई भी रास्ता नहीं रह जाता, जिनकी मंशा घर वालों और समाज को उनकी गलती का एहसास कराने की भी होती है। भैरव सिंह और सेवापाल जैसे पिता अगर वाकई बच्चों को प्यार करते होते तो उनकी इच्छा और अरमानों का सम्मान करते, उन्हें पूरा करते, लेकिन इन्हें औलाद से ज्यादा अपने उसूल प्यारे थे, तो क्यों न इन्हें ही दोषी माना जाए।